नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है। कल कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के लिए पहले चरण का मतदान होगा। कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि भारत का ताज कहा जाने वाला कश्मीर भारत का अटूट अंग है। संवैधानिक प्रक्रिया इस तथ्य पर मुहर लगाने का काम करती आई है। कश्मीर की जनता ने साफ कर दिया है कि देश के संविधान में उसका विश्वास है जितना देश के दूसरे राज्यों के लोगों का है। और कश्मीर की आवाम अमन चाहती है, हिंसा नहीं। कश्मीर में ये चुनाव ना हो, इसकी कोशिशें तो बहुत की गई। पाकिस्तान ने, याद कीजिए, आतंकवादियों को भेजा। नगरोटा में 26/11 जैसे हमले से भी बड़ी साजिश रची गई ताकि कैसे भी इन चुनावों को रोका जा सके। लेकिन जवानों ने सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि न सिर्फ आतंकवादियों को मार गिराया गया, बल्कि कश्मीर में आतंक के लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया। अब आतंकी संगठन जानते हैं कि कश्मीर में दहशत फैलाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर हिंसा की आग में जलता रहे, जो चाहते हैं कि कश्मीर में चुनाव ना हो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले चुनाव का बहिष्कार किया था। इन्हीं लोगों ने दुनिया में 370 खत्म होने के बाद भारत की गलत छवि दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इन चुनावों ने इनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि ये नया कश्मीर है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जरा गौर से देखिएगा, मौजूदा हालात आप समझ पाएंगे। कोशिश कीजिए जरा समझने की, डीडीसी चुनाव में कैसे अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मसला सबसे अहम रहने वाला है। ये कहा जा रहा है एक तरफ गुपकार है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं। गुपकार समझौते के तहत ये पार्टियां कश्मीर में फिर से एक बार अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के सपने देख रही हैं, जनता को दिखा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर आतंक की सफाई की तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकियों का अंत लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और तस्वीर आप देखिए, अलगाववादी संगठनों की अब शामत आ गई है। घाटी में अलगाववादी संगठनों के दिन लग चुके हैं। इसके साथ ही 5वीं तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण, घाटी में लोकतंत्र की जीत की ये तस्वीर है, क्योंकि कल कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं उनसे तारुफ आपका करवा देती हूँ। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ेंगी, पाकिस्तानी पत्रकार। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से वो अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, क्या कश्मीर में चुनाव का मतलब 370 पर सहमति की मुहर है? ये सबसे अहम सवाल हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कश्मीर को हिंसा की आग में जलाने वालों को जवाब ये चुनाव होंगे? क्या ये चुनाव अलगाववादी सोच वालों के मुंह पर तमाचा है? इसके साथ सवाल ये भी कि क्या कश्मीर में चुनाव पाकिस्तान पर प्रहार है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत हाथ पैर मारे ताकि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाए। लेकिन इन चुनावों के जरिए आप समझिए कि स्थिति सामान्य हो रही है और जो कश्मीर है वो नए कश्मीर के तौर पर उभर रहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। 2 मेहमानों से हमने आपका तारुफ करवाया था, और भी मेहमान धीरे धीरे करके हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल मुझे लगता है ऋषि मिश्रा जी, मैं आपसे करती हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि अभी तक जो दहशत के आका हैं, जो डर के कारोबार हैं, वो फैलाते रहे हैं। और उन्होंने पहले भी ये कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से घाटी में हालात असामान्य बने रहे। लेकिन कश्मीर की आवाम ने पहले भी संवैधानिक प्रक्रिया में अपनी आस्था जताई है और ये दिखा दिया है कि वो विकास चाहती है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अनुच्छेद 370 के हटने का फैसला हुआ, उसके बाद जो घटनाक्रम रहा वो हम जानते हैं। और चूंकि उस घटना के बाद पहली राजनीतिक प्रक्रिया है वो वहां पर पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्या आप मानते हैं कि ये अनुच्छेद 370 पर जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया उस पर परीक्षा की घड़ी है? उसी कसौटी के इर्द गिर्द इस पूरे चुनाव को रखकर देखेंगे? तो मैं ये क्लियर कर दूं, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। और जम्मू एंड कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान की लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखती है और विश्वास अब तक जताया है जी। और
इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बहुत से अलगाववादी तत्व जो है, जो चुनाव हो रही है, लोकतंत्र का महापर्व जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है, और मुझे लगता है कि आगे भी ये लोग करेंगे। लेकिन कश्मीर की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के साथ ही है और रहेंगे, और लोकतंत्र के महापर्व में ये लोग भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थानीय मुद्दे चूंकि अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे कई बार कहा जाता है अलग होते हैं। जम्मू कश्मीर को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, खासतौर से घाटी में लोग क्या सोच रहे हैं। क्या इस चुनाव को अनुच्छेद 370 के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है, और आम लोगों के जहन में जो चल रहा है उसे भी जरा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए, 370 को लेके विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना स्टैंड हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चा भी किया, जैसे गुपकार अलायंस 370 पे विभिन्न मत रखते हैं। तो विभिन्न मत रखना लोकतंत्र में एक लोकतंत्र का परिचायक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी और देश के हितैषी हो गए। जो पड़ोसी देश के पत्रकार बैठे हैं, उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, 370 पे लेके हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए, बीजेपी, पीडीपी और इनका अलग अलग मत हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भारतीय लोकतंत्र का जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है। जब पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी बयानबाजी उनकी नेता की तरफ से क्यों की जाती है कि मैं तब तक तिरंगे को नहीं उठाऊंगी जब तक जम्मू कश्मीर में वो पुराना झंडा, विशेष झंडा बहाल नहीं हो जाता है। इस तरह की अगर बयानबाजी हो रही है तो ये क्यों न माना जाए कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती ही नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। और इसके साथ ही कांग्रेस को लेकर के भी सवाल हम तमाम करेंगे, क्योंकि ढुलमुल रवैया जो है किस तरफ है कांग्रेस, यही अभी तक पता नहीं चल पाया। कह रहे हैं गुपकार के साथ नहीं है, लेकिन उनके नेताओं के बयान लगातार अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ आ रहे हैं। बहरहाल, हम सीधा रुख करते हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू जी, बहुत स्वागत है आपका। आप पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि आप बेहद ही सधे हुए शब्दों में और बेहद ही संयमित शब्दों में ये हमें समझाइएगा कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो जाएं, ये कोशिश तो बार बार पाकिस्तान करता है, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। बहुत हाथ पैर मारे पाकिस्तान ने, और अभी जो नगरोटा में करने की कोशिश की गई वो भी हम सब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद हालात सामान्य हो रहे हैं। भारत की पहले भी ये प्रतिबद्धता रही है कि वो कश्मीर में जो आवाम है उसका विकास करे, और उसी विकास के तहत ये पहला कदम अनुच्छेद 370 हटने के बाद उठाया जा रहा है। ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें तमाम पार्टियां हिस्सेदारी ले रही हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा कि वो वहां पे कोई हालात को खराब करे। अगर ऐसा होता तो आपके अपने लोग जो वहां कश्मीर में मौजूद हैं, आपने अभी खुद नाम लिया महबूबा मुफ्ती का, फारूक अब्दुल्ला का, वो लोग खुश नहीं है। जो कश्मीर के लोग जो कश्मीरी हैं वहां पे, अगर वही खुश नहीं है तो फिर भारत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, और उनको क्या राइट है कि वो इसके ऊपर बात करें। आपको सबसे पहले कश्मीरियों को देखना चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आरजू जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप इस तरह से बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा कोई हक भी नहीं है, हमें कोई जरूरत भी नहीं है बयान देने की। लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो गाए बगाए इस तरह के बयान देते रहते हैं, और इसके साथ ही कई नेताओं के बयान ऐसे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अगर कश्मीर में बेहतरी हो रही है, अगर अनुच्छेद 370 को हटा करके भारत सरकार ने यह प्रयास किया कि आतंकवाद वहां से दूर हो जाए, क्योंकि आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का भारत में जिम्मा तो पाकिस्तान ने लिया हुआ है। और आप अगर कह रही हैं तो मैं आपसे बहुत सहमत होना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं वो ये समझे कि वाकई पाकिस्तान को जरूरत नहीं होनी चाहिए, दखल देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये संदेश दीजिए आप आरजू जी। देखिए, दखल दोनों गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, ना पाकिस्तान को और ना हिंदुस्तान को। कश्मीरी क्या चाहते हैं उनको इसका हक होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ये नहीं कि आप लोग कर्फ्यू लगा देंगे, आप उनके लीडर्स को बंद कर देंगे। अगर आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती को 1 साल क्यों बंद रखा? अभी वो कह रही हैं कि वो फ्लैग
जब तक कश्मीर का फ्लैग नहीं आएगा, जब तक तिरंगा भी नहीं वहाँ पे लगाया जाएगा, उससे आप लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन है? जो लोग वहाँ के मेन हैं, जो वहाँ रहते हैं। अब आपको खुशखबरी मैं दे देती हूँ कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, नेताओं को भी बाहर कर दिया गया है धीरे धीरे करके। और ये जो इलेक्शन है जिसकी शुरुआत कल होने जा रही है, आप क्या ये मानना चाहेंगे आरजू जी कि ये सामान्य होने वाले हालातों की दिशा में एक कदम है? ये तो अगर वहां पर पार्टिसिपेशन हो रहा है लोगों का, तो इसका मतलब है कि वो भारत के संविधान में पहले तो भरोसा रखते ही थे, अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी हालात वैसे ही हैं, कश्मीर की आवाम है भारत के साथ। कैसे है कश्मीर की आवाम भारत के साथ, और कैसे वो आपने उनको फ्री तो किया नहीं? कर्फ्यू वहाँ पर है, इंटरनेट वहाँ पे बंद है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ नहीं जा सकता, कोई वहाँ के हालात पता नहीं कर सकता, फोन कॉल्स नहीं होती, तो कैसे कोई बिलीव करेगा कि इंडिया ने उनको? मैं तो आपसे बार बार कह रही हूँ आरजू जी कि पहला कदम है, और भारत सरकार ने पहले भी ये कहा, कि धीरे धीरे करके हालात सामान्य हो जाएंगे, उसी की दिशा में काम हो रहा है। और आपने बहुत बेहतर बात कही कि दखल नहीं देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान की ओर से दखल अंदाजी नहीं होती तो जाहिर तौर पर ये जो आज हालात कश्मीर में हम देख रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है बॉर्डर पार से, वो नहीं होता तो हालात इतने खराब होते ही नहीं। हाँ ऋषि जी बोल लीजिए, उसके बाद और मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से सर। बिल्कुल। देखिए मैं अपने जो साथी मेहमान जो पाकिस्तान से लाइव हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास कर रहे हैं, तभी चुनाव में भाग ले रहे हैं। चाहे उनका मत किसी भी एक दो विषय पे अलग हो, लेकिन वो भारत के संविधान और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं, तभी तो वो चुनाव में भाग ले रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की जो आवाम है भारत सरकार से खुश नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर, मैंने शुरू में ही कहा, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, हिंदुस्तान का ताज है और हिंदुस्तान का ताज रहेगा। वकारिज भट्टी जुड़ गए ऋषि जी हमारे साथ, वकारिज भट्टी जुड़ गए। मुझे लगता है कि अभी तक जो चर्चा हो रही है और तमाम लोगों ने ये माना है कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। वकारिज भट्टी साहब, आपकी प्रतिक्रिया में जरूर जानना चाहूंगी, सधे हुए संयमित शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि कश्मीर का आवाम भी अब यही चाहता है कि विकास हो और धीरे धीरे करके हालात जो हैं वो सामान्य की तरफ जा रहे हैं। पहला कदम चुनाव होने जा रहा है वहां पर, पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी अनुच्छेद 370 हटने के बाद। वकार जी, चुनाव तो 72 साल से हो रहा है, और 72 साल में लाखों लोग हुए कश्मीर में। चुनाव में जो लोग हैं वो पहले भी वही थे, आज वही हैं, या उनके ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नया है तो उनकी औलाद जरूर आई है। रही आवाम की, जम्मू कश्मीर की आवाम इस टाइम अगर चुनाव में, अगर आपको लगता है कि चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूं, जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम लाखों लोग फॉलो करते हैं। हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया तो आपको मालूम होगी, संवैधानिक प्रक्रिया आपको मालूम होगी। वो पॉलिटिकल पार्टियां, एक सेकंड सर मैं आ रही हूं आपके पास, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनके बीच में मतभेद का हवाला देकर के तमाम लोग अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस संवैधानिक प्रक्रिया में, इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है भट्टी साहब, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि वहां पर हालात सामान्य नहीं हो सकते हैं। वो नुमाइंदे हैं उन लोगों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और उन नुमाइंदों ने ही ये फैसला किया है कि हम इस संवैधानिक प्रक्रिया में अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भट्टी साहब जल्दी से बात कहूं अपनी जी। जहां तक आप उन नुमाइंदों की बात कर रहे हो, मतलब कि आपका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा, अब्दुल्ला, सजाद गनी, ऐसे लोगों की तरफ है, तो मुझे एक बात ये भी फिर बता दीजिए, आपने तो इनको इलेक्शन कैंपेन करने से ही अंदर रोका हुआ है, इनको तो हाउस अरेस्ट करते हैं आप। सिर्फ अभी तो आप कुछ और बात कर रहे थे, अभी आप सहानुभूति जताने लगे, अभी आप कुछ और बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि आवाम ही साथ नहीं है, और फिर आपने दूसरा पॉइंट उठा दिया। मैडम जी, आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। मैं इनके साथ नहीं हूँ, आप इनको सबको अंदर कर दीजिए, खुदा की कसम, बजाय कश्मीर में मैं हर टाइम पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान संविधान से चलता है सर, ये सब अंदर जाता है। कश्मीर के हालात धीरे धीरे सुधरे, इसके लिए जो बन पड़ेगा हिंदुस्तान की सरकार की ओर से वो किया जाएगा। ठीक है, एक सेकंड के साथ है, आप जो कुछ जो बयान दे रहे हैं, अधिक आवाम आपके साथ है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से क्यों डरते हो?
लाखों चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से मत डरो और देखो पाक जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का में क्या हाल है। और उनकी अरे सवाल सुन लीजिए वकार साहब, सवाल सुन लीजिए वकार साहब, एक सेकंड सर, ऋषि जी आपका सवाल मैं पहुंचा देती हूँ। अरे ये तो प्रोपेगेंडा करने आते हैं। सवाल मैं पहुंचा देती हूँ। प्रोपेगेंडा करने आते हैं। वकार साहब आ रही हूँ एक एक करके। एक सेकंड ऋषि जी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ सर आपके पास, लेकिन वकार साहब से वो सवाल पूछना जरूरी है जो आपने उठाया, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके पास वक्त कम है और बहुत कम वक्त लेकर के वो हमारे पास आए हैं। लेकिन जल्दी से बता दीजिए ना कि भाग क्यों रहे थे उसी संवैधानिक प्रक्रिया से? अगर आपको इतना ही यकीन है कि आवाम के बारे में आप जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनमें कुछ दम है, तो भागते क्यों है संवैधानिक प्रक्रिया से? क्या आपको डर है कि अगर आपको डर है क्या कि अगर आवाम की हिस्सेदारी हो जाएगी तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आपकी बात झूठी साबित हो जाएगी? और इसीलिए कभी हिंसा का सहारा लेते हैं, कभी बंदूकों का सहारा लेते हैं। भट्टी साहब, मैडम जी, इसी आवाम के लिए, इसी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इतिहास है मेरा। 2018 के बाद 4 बार जेल में गया और वो भी लंबे टाइम के लिए। तो मुझे कोई मत बताए कि मुझे आवाम कितना चाहती है नहीं। बाकी रही लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र तो इस टाइम दिल्ली में, यूपी में नहीं है, जम्मू कश्मीर तो भटकाइए मत ना मुद्दे से मत भटकाइए। एक सेकंड, आप देखिए अब तीसरी तरफ घूम गया। दो रास्तों पर आपका नहीं चला तो तीसरी तरफ घूम गए। सुनिए ना वकार साहब, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपको डर लगता है कि कश्मीर की आवाम अगर अपने मन से घरों से बाहर निकल के बिना डरे हुए वोट देने के लिए जा रही है तो आपकी पॉलिटिक्स, आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा? और इसीलिए कभी आप लोग भटकाते हैं अपने एजेंडे से और कभी वो जो दहशत के कारोबारी हैं वो बंदूकों से डराने की कोशिश करते हैं ताकि लोग निकले ही नहीं। अगर चुनाव में खड़े होगे तब मार देंगे, अगर वोट देने के लिए निकलोगे तब डरा दिया जाएगा। आखिर ये डर का कारोबार क्यों करना पड़ता है? सुनिए मैडम जी, हम मोहम्मद के उम्मती हैं, मोदी के बाप दादा से नहीं डरते हैं। हमने लाखों नौजवान अपने खो दिए हैं, हमने मरवा दिए, अपने भाई शहीद करवा दिए हैं। हमें डराने की कोशिश मत करें, ना हम डरते हैं। हम मोहम्मद के कलाम है, जब तर्क नहीं बचते हैं तो आप आस्था का सहारा लेके लगते हैं सर। जब तर्क नहीं बचते हैं तो आप धार्मिक आस्था का सहारा लेने लगते हैं। एक सेकंड, ये बात साबित हो जाती है बार बार कि जब तर्क नहीं बचते हैं आपके पास तो आप धार्मिक आस्था का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, मैं सुमित पीर जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड सर, सब लोग, तमाम लोग एक साथ बोलेंगे तो ब्रेक नहीं हो पाएगी। सुमित पीर साहब, एक सेकंड, सबको स्क्रीन पर दिखाइए। सुमित पीर साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आवाज डाउन कर दीजिए। सुमित पीर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बहुत देर से आप अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा बताइएगा कि इन चुनाव के मायने आखिर हैं क्या? क्योंकि कोई कहता है कि फिर से एक बार बहाल कर दिया जाए 370-35 से, लेकिन उसी फैसले पर मुहर की तरह इस चुनाव को देखा जा रहा है और वो तमाम पार्टियां भी इसमें हिस्सेदारी ले रही हैं जिन्होंने कभी न कभी सरकार के फैसले की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसके खिलाफ एजेंडा चलाने की भी कोशिश की। देखिए मैडम, देखिए कश्मीर की जो कहानी है, इन पार्टियों के कारण जो अराजकता आप देख रहे हैं, जो विध्वंस देख रहे हैं, जो नाश देख रहे हैं, इसके रेस्पॉन्सिबल ये 3 पार्टियां। आपने अभी देखा होगा रोशनी स्कैम, 370 था तो 25,000 करोड़ के स्कैम हो रहे थे। 370 था तो 100 करोड़ की मकानों में रिनोवेशन और इंटीरियर हो रहा था। राइट टू एजुकेशन नहीं था, वाल्मीकियों को राइट नहीं मिल रहा था, स्कूल जला रहे जा रहे थे। हमारी एक्स सीएम साहिबा कहती है कि लोगों के हाथ में गन दे दो, किताब मत दो, गन दो। ये सब चल रहा था, दुकान चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। फिर 370 हटाया गया। फिर उन्होंने बोला जी आपने इलेक्शन नहीं करवाया, आपने डेमोक्रेटिकली अलाइन गवर्नमेंट हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो नया इलेक्शन हो रहा है, जो नए नेता उभर के आ रहे, जो यूथ उभर के आ रहा कश्मीर का, जो पंचायत लेवल पे, डीडीसी लेवल पे जो नेता चुन के आएंगे, प्रतिनिधि चुन के आएंगे, जनता हजारों लाखों में पार्टिसिपेट करेगी, वो इनकी हार है। पहले तो ये कहते थे हम इलेक्शन में नहीं हटेंगे। लद्दाख हिल काउंसिल में मैडम इनकी औकात नहीं थी एक सीट पर लड़ने की, वहां हार गए। जम्मू में इनका वर्चस्व नहीं है, बचा कश्मीर। 15% एरिया, 40% सीटें, यह है कश्मीर की कहानी। अब वहां इसलिए लड़ रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब की बार गाड़ी छूट गई तो किसी लायक नहीं रहेंगे। अगर आपको दिक्कत है हिंदुस्तान के संविधान से, आपको दिक्कत है 370 से, तो भाई इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? जब आप इलेक्शन लड़ोगे आप हिंदुस्तान के वर्चस्व को मानते हो, उनका तर्क है, उनका अपना तर्क है, उनका कहना है कि किसी एक पार्टी का अधिकार ना हो जाए, किसी एक पार्टी को खुली छूट ना मिल जाए। ठीक है सर, ठीक है, उनका अपना तर्क है कि किसी एक पार्टी को खुली छूट नहीं मिल जाए, इसीलिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक और बात नहीं, इनको डर लग रहा है,
इनको डर लग रहा है ऑल्टरनेट लीडरशिप आ गई, नया युवा चुन के आ गया, हम कहां जाएंगे। हाँ। और जो हमारे मित्र भट्टी साहब है, ये हमारे मित्र हैं, ये सोचते हैं कि फेसबुक पे इलेक्शन जीतने जाते हैं। मैं कहता हूं भट्टी साहब आप क्यों नहीं खड़े हुए? अगर आपको इतना बड़ा सपोर्ट, आप इतने बड़े नेता, खड़े हो जाइए, जीत जाइए। भट्टी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में आरजू काज़मी के पास जाऊंगे। भट्टी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरजू काज़मी के पास जाऊंगे। मैडम जी, सुमित भाई ने, मेरे भाई ने बोला कि आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते हो, आप भी लड़ लीजिए। आप फेसबुक पे तो कहते हो कि फेसबुक पे चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन उनको मैं बता देता हूँ कि भाई कौन सा इलेक्शन, हम तो मसले कश्मीर के ऊपर बात करते हैं बचपन से, हमारी जिंदगी ही ज़या हो चुकी है मसले कश्मीर की, तो हमें वोट का ठप्पा नहीं लगाना मैडम जी। समित जी को मैं बता देता हूँ, हमें मसले कश्मीर को एड्रेस करना है, मसले कश्मीर के ऊपर बात करनी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर बात करें। जब तक मसले कश्मीर को आप हल नहीं करेंगे, इसमें अमन और शांति नहीं आएगी, दोनों मुल्क उसकी वजह से शांति और अमन में रहेंगे। तो हमारी पहल है कि आप अमन की तरफ जाएं, पहले मसले जम्मू कश्मीर को हल करें आप। देखिए पाकिस्तान से बात कुछ नहीं होगी, पाकिस्तान से हमें चाइना गिलगित से पाकिस्तान लेना है। चाइना से तो बात कर रहे हैं, इमरान आप खान चाइना से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सबने बात कर रहे हैं। चाइना से हम बात नहीं कर रहे, चाइना से हम बात नहीं कर रहे हैं, चाइना से हम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान से बात करके हमने 70 साल जाया कर दिए। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को जब दे रहे हैं, रोज जवाब दे रहे हैं। अरे पाकिस्तान की औकात है, आगे कश्मीर ले लेता, 4 जंगे लड़ी क्या ले लिया, औकात है कश्मीर का है, मैं पे देखा औकात है, ले लो पाकिस्तान की औकात है, ले लो भाई साहब। हम गिलगित पाकिस्तान लेके रहेंगे। आप क्यों नहीं पहल कर रहे? इमरान खान नियाजी की नींद उड़ी पड़ी है, जिसके पास $1 नहीं, वो क्या जंग लड़ेगा? हिंदुस्तान का क्या जंग लड़ेगा? जंग करिए ना, आप जंग करिए गिलगित के लिए और कश्मीर के लिए। वही होता जो नगरोटा में किया था, उनका हाशिर वही होता जो नगरोटा में किया था। कश्मीर के लोग आपको जवाब देंगे। लौटती हूँ मैं आप दोनों के पास। आरजू काज़मी जुड़ी हुई हैं, मैं सीधा रुख करती हूँ आरजू काज़मी का। आरजू काज़मी जी, जब भी बात होती है कश्मीर के आवाम की, ऐसे कई तथ्य हैं जो कि झुटला करके कुछ ताकतें चाहती हैं कि वो कश्मीर को भारत से दूर करे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये डर बढ़ गया है उनका कि अब तो उन्हें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए आज की पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, जो पार्टिसिपेशन है, जब कोई भर्तियां निकलती हैं सरकारी नौकरी की, उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी आवाम, इस बात का सबूत है कि वहां से भी यही कहा जाता है कि भाई विकास कीजिए, भारत में भी यही कहा जाता है कि विकास कीजिए, विकास ही चाहती है किसी भी देश की आवाम और कश्मीर की आवाम। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि पहले भी कोशिशें होती रही कि अगर कोई आजाद होकर के बाहर निकले वोट डालने के लिए, उसको डरा दो, बंदूक से डरा दो। सरपंचों की हत्या हो जाती है, पिछले कुछ दिनों में जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वो बड़ा सवाल है। और एक ये दिखाता है कि कैसे डरा करके लोगों को घरों से बाहर निकलने से मनाही करने की कोशिश की जाती है और संवैधानिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के तरफ से जो आतंकवाद का प्रसार होता है, उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये है कि आज अनुच्छेद 370 न सिर्फ हटा, उसके बाद सामान्य होने की तरफ पूरी प्रक्रिया है। ये बात जो आप कर रही है 370 वाली, तो ये तो जो कश्मीर के लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला और दूसरे, वो तो चाइना तक से मदद मांग रहे हैं कि 370 दोबारा लगाई जाए, और डरा धमका के लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट आपने किया हुआ है, इलेक्शन के लिए बाहर आने नहीं दे रहे वोटिंग के लिए, जो आपके पैनलिस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि वहाँ आप लोगों ने क्या हाल किया हुआ है। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है कि वो इस तरह से लोगों को जाके और हाउस फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ काज़मी जी कि जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, आप लोगों से वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास भी लगातार हम जाते रहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। नहीं, और तो फिर चाइना से मदद क्यों मांगी जा रही है? वहाँ के लीडर चाइना से मदद मांग रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसे बयान आ जाते हैं तो फिर आप अपनी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं।
देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की बात रखने की आजादी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसमें हिस्सेदारी तमाम दलों की है। उन दलों की भी हिस्सेदारी है जिनका आप जिक्र कर रही हैं और जिन्हें अलग रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन दलों की भी हिस्सेदारी इन चुनावों में है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो आपने 1 साल से उनके लीडर्स को बंद क्यों कर रखा है? आपने 1 साल के बाद महबूबा मुफ्ती को बात करने के लिए बाहर आने दिया है। भाजपा क्यों कह रहा है इंडिया के मुल्क पाकिस्तान लेगा? बताइए, इमरान खान नियाजी को डर क्यों लग रहा है? पानी के डर क्यों आते हैं उसको? बताइए, क्यों पानी का डर आ रहा है उसको? अरे हम आपका गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके ले रहे हैं, कश्मीर छोड़िए, अब अपनी सोचिए, अपने आवाम को बचाइए। 1 बिलियन का रिजर्व नहीं है आपके पास। ठीक है, चाइना के हाथों बिक चुके हैं आप, चाइना के हाथों बिक चुके हैं। कश्मीर पर और जो चुनाव कल होने वाले हैं उस पर हम फोकस करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मैं आती हूँ आपके साथ। आरजू जी आपके पास भी आऊंगी और सुमित पीर साहब आपके पास भी, मैं फिर से एक बार आऊंगी। ऋषि मिश्रा को भी फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। अनिला सिंह जी, आपसे शिकायत ये की जा रही है, आप लोग कभी गुपकार गैंग कह देते हैं, कभी कोई दूसरा तमगा दे देते हैं, कभी अमित शाह जी कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे देशद्रोही साबित करने की कोशिश कुछ पार्टियों को की जाती है। कहना यह है कि पहले तो कह रहे थे कि भाई आ जाइए, सिस्टम में शामिल होइए, तमाम तरह की बयानबाजी मत कीजिए। अब जब वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में, तब उनको आप देशद्रोही करार दे रहे हैं। भाई ये किस तरह का स्टैंड है? नहीं, ऐसा है कि इसका तो ये देश जो इनकी भाषा है, मैं भाषा की यहाँ पे बात करूंगी, हाँ। जो इनकी भाषा है, जिन शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, या मैं कहूंगी कि वहां पर कुछ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से लेके जो वर्बल लैंग्वेज है, उसको मैं क्या बोलूं। और इसका तो इंसाफ जो है वहां की जनता करेगी करेगी, चाहे वो महबूबा हो और चाहे ये अब्दुल्ला बंधु हो। ये किसके, हमारे जैसे लोगों के टैक्स पेयर मनी पे ये लोग जो हैं अपनी तनख्वाहें लेते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, अपनी पेंशन्स लेते हैं, एयरफेयर लेते हैं, सारा जितना शान और शौकत और रईसियत हो सकती है हम जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से करते हैं। अब फिर कहते हैं कि भारत का हिस्सा कश्मीर नहीं है, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे, हम चाइना से मदद ले लेंगे। 300, मुझे समझ में नहीं आता, महबूबा खुद एक महिला है, उसके बावजूद 370 जब हटा है, इतनी विचलित कैसे हो गई? जब ये हटा 370 और 35A, हमें मालूम है अच्छी तरीके से कितना मुनाफा हुआ है वहां की महिलाओं के लिए, दलित के लिए। क्या इनको खुशी नहीं होती? इनको खुशी नहीं होती कि कश्मीर में जो अब वो सारी, क्योंकि अभी हमारा मैनिफेस्टो भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा कि कितना डेवलपमेंट फोकस है वहां पे। वहां के लोगों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, वहां के लोकल्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सरकारी नौकरियों में आए, पत्थरबाजी बंद। तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके बच्चे तो बाहर जाके अब्रॉड में जाके पढ़ते हैं, फर्राटी की अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, और लोकल कश्मीर के बच्चे क्या करते हैं, बेचारे घर में बैठते हैं डर के मारे। हाँ, वहां पर कहते इतनी फौजें क्यों लगाई हुई है, इतनी पुलिस क्यों लगाई हुई है? अरे तुम लोगों का कर्म ऐसा रहे कि कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। ये वही कश्मीर में जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, और अब भाग भाग के स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। सारा कश्मीर बर्बाद करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक अपने वकार साहब से मैं जवाब ले लेती हूँ, छोटा सा वकार साहब से जवाब ले लेती हूँ, फिर सुमित पीर साहब आपके पास आऊंगी, और एक सवाल मेरे पास आरजू जी आपके लिए भी है। लेकिन वकार साहब, जो बात अनिला जी ने कही है उसका जवाब दीजिए। अब तो रोशनी घोटाला भी सामने आ गया है कि कैसे कुंडली मार करके वहां की जमीनों पर कई ओहदेदार लोग बैठे हुए थे, वो लोग जो कई पार्टियों से भी ताल्लुक रखते हैं। क्या यही वजह है कि कभी कश्मीर में हालात सामान्य हो ये चाहा ही नहीं, और कश्मीर की आवाम को अलग अलग तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई? जहां तक मैं अपनी आपको राय बताता हूँ, मेरी पार्टी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, हमारी यह मौकफ है कि हम कभी भी ऐसे चुनाव में नहीं जाएंगे जहां सिर्फ आवाम खिलवाड़ किया जाए। क्योंकि इस टाइम आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की आवाम का इस्तेमाल हुआ है। कभी उसको अटानमी के नाम पे उनसे वोट मांगेंगे, कभी उनको सेल्फ रूल के नाम से वोट मांगेंगे, और आज 370 के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। तो अब अगर आप रोशनी स्कैम की बात करें तो उसमें भाजपा को भी अपने तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भाजपा के उसमें इन्वॉल्व हैं।
चाहे वो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब हो, एक्स डिप्टी सीएम, चाहे एक्स डिप्टी सीएम कुविंदर गुप्ता साहब हो, तो इनके नाम भी लाने चाहिए, पार्टी से इनको निकलना चाहिए। अगर बीजेपी अपने आप को इतना साफ पाक बता रही है तो बीजेपी को अपने विधायकों, एक्स विधायक और ऋषि मिश्रा जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। ऋषि मिश्रा जी फिर से एक बार जुड़ गए हमारे साथ और रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। और इसके साथ ही बता दें दर्शकों को कि वीरेंद्र सिंह सोनू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से पीडीपी लीडर, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और कश्मीर के हालात और इन चुनावों के मायने और समझने की कोशिश। तो दहशतगर्दों के और अलगाववादियों के दिन अब लग गए हैं, क्योंकि कश्मीर ये नया है और इस नए कश्मीर में होने जा रहा है पहला चुनाव अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, और इसमें तमाम पार्टियों का पार्टिसिपेशन है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब का सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ। एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है सर, जो मैं बता देती हूँ दर्शकों को और आप भी उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं या फिर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको अधिकार होगा अब इन चुनावों में वोट डालने का भी और चुनावों में खड़े होने का भी। अभी हम रोशनी घोटाले की बात कर रहे थे, कुछ तमाम जो चंद पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनके प्रिविलेज की बात कर रहे थे। ये प्रिविलेज कहीं हाथ से छिन न जाए और कहीं जो ये पार्टिसिपेशन है तमाम आम लोगों का, ऐसे लोगों का जिन्हें आप लोगों ने दरकिनार कर रखा था, हाशिए पर कर रखा था, वो ना आ जाए, इसीलिए अब तक डर रहे थे। लेकिन आखिरकार आपका पार्टिसिपेशन ये दिखाता है कि कोई और चारा नहीं था, क्योंकि जो आवाम है वो भी यही चाहती है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम इलेक्शन लड़ना और लोगों की सेवा करना होता है। आपने अभी जो बात की कि हमने देखिए अगर पीडीपी चुनाव लड़ती है तो उस पर भी एतराज है, अगर नहीं बाईकाट करते हैं तो उस पर भी एतराज है। आज अगर पीडीपी इलेक्शन लड़ने जा रही है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि परेशानी क्या हो रही है। अगर आज एक गठबंधन बना के इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को अगर ले जा रहे हैं, तो अगर आज पीडीपी चुनाव लड़ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो परेशानी किस चीज की है? मुझे एक चीज की परेशानी ये है, मैं बता देती हूँ परेशानी क्या है। परेशानी क्या है मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। पूरा करने का मैं पूरा वक्त दूंगी आपको। परेशानी ये है कि आप आज तो जब हाथ पैर मार करके कोई सिला नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार थक हार कर आप राजी हो गए हैं कि हाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहले किस तरह के बयान दिए जा रहे थे आपके नेता की ओर से कि हम तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग बहाल नहीं हो जाता, यानी कि 370 बहाल नहीं हो जाता। इस तरह के बयान आ रहे थे। लेकिन जब आपको लगा कि भाई हम तो खत्म हो जाएंगे अगर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल करियर का सवाल है, तो फिर आप लोग तैयार हो गए, राजी हो गए। ये दिक्कत है सर। देखिए, ये दिक्कत मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि जो आपने अभी बात की कि हमने कहा जी तिरंगा नहीं उठाएंगे, जो हमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, जो हमें झंडा अपना स्टेट का मिला था, वो हमें किसने दिया था? वो इसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, हमें किसी से बाहर से तो किसी ने दिया नहीं था। और ये भी कहा था कि धीरे-धीरे करके उसको हटाने की दिशा में काम करना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं दिया था, हमेशा के लिए नहीं था सर। ठीक से पढ़कर आइए। ये भी है कि धीरे-धीरे करके हालात ऐसे बनाए जाएंगे। यही है हम आप ठीक है, आप पूरा कीजिए। मैं आपसे अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए कि अगर हमें जो स्पेशल स्टेटस दिया गया, अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया या स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो वो इसी हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। हम कहीं बाहर से उठा के तो ले नहीं आए, जहां हमने खुद से वो बना नहीं लिया। उस वक्त के जो लीडरशिप थे उस वक्त देश ने हमें दिया। और ये सिर्फ आप मुझे बताइए, ये जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस नहीं था, हमारे साथ लगती है एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें 5 मरले जमीन खरीदने की वहां इजाजत है? हमें 5 मरले जमीन वहां मिल सकती है? आपके नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी का रूल है, भारतीय जनता पार्टी के वहां चीफ मिनिस्टर हैं। आप बताइए कि वहां पर भी उनका फ्लैग स्टेट का अलग से है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट भी हमारे साथ बैठे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे सर, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मसला बार बार उठाया जाता है। ये जो अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि आतंकवाद का सफाया करना है। किस और स्टेट के साथ इस तरह की दिक्कत है? कहां पर और पाकिस्तान जैसे मुल्क का दखल है? और अगर है तो हर जगह पर ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए कि वहां की आवाम को एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। लेकिन आप लोग ये चाहते नहीं है क्या कि ऐसा हो, क्योंकि आपका प्रिविलेज छिन जाएगा? तो देखिए आप देखिए, आपने अभी एक बात कही कि आवाम को खुली सांस में खुली सांस लेने के लिए जगह देनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रह गई है? जम्मू कश्मीर में यह बात रह गई है कि आम आदमी अपनी बात कर सकता है?
जम्मू कश्मीर में ये पहला बात चुनाव रहने क्या दी है इस भारतीय दिशा में जनता पार्टी कदम और सेंटर नहीं की है? सरकार ने कि यहाँ पे जो पहली जमहूरियत है उसको political लागू activity रहने क्या दिया। इस दिशा में कदम ये नहीं पहला है? चुनाव नहीं है मैडम जी, अपनी जानकारी आप क्लियर कीजिए। अनुच्छेद 370 मैं के कहता हूं हटने के कि बाद क्या इससे अगर ये पहले भी चुनाव पंचायत हो के रहा इलेक्शन हुए है हैं, बीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। साहब अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अगर वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, क्या ये स्थिति को सामान्य करने की दिशा में कदम नहीं है? आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? और एक तो पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी तकलीफ जो है वो झलक रही है। ऋषि मिश्रा जी मैं चाहती हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करें। ऋषि मिश्रा जी मैं चाहती हूँ आप रिस्पॉन्ड करें। और देखिए ये कशमकश जो है ये सिर्फ पीडीपी हमारी पार्टिसिपेशन से आपको क्या तकलीफ है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। और एनसी की अगर हम नहीं है। चुनाव लड़ते हैं आप कहते हो चुनाव को लड़ते हो, अगर नहीं लड़ते हो आप कहते हो आप नहीं लड़ते हो। पूछा बीजेपी की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या परेशानी है हमारे चुनाव लड़ने ये से? सवाल मैं लेकर जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास फिर से एक बार, अभी पूछा भी था मैंने, आप रही है हमारे साथ। लेकिन ऋषि मिश्रा जी मैं चाहती हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करें। और देखिए जो कशमकश है वो सिर्फ एनसी या पीडीपी के भीतर नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जो फैसला नहीं ले पाने की उहापोह है वो साफ दिख रही है। वो कह रहे हैं हम गुपकार के साथ नहीं हैं, लेकिन उनके नेता 370 हटाने के फैसले के खिलाफ बयान देते हैं। ये उहापोह की स्थिति जो है इन चुनावों में किस तरह से रंग दिखाएगी सर? देखिए इसमें जितने भी हमारे सियासतदान जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस गुपकार को गुपकार गैंग का नाम दिया गया, उसी गुपकार गैंग जिस पार्टी ने गुपकार को गैंग का नाम दिया गया, उसी गुपकार गैंग के अध्यक्ष के साथ बीजेपी लद्दाख में चुनाव लड़ रही है। तो वह गैंग कैसे हो गया? तो सवाल बीजेपी से भी बनता है। यदि वह गैंग है और गैंग का जो सरदार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है, और फारूक अब्दुल्ला के पार्टी के साथ बीजेपी लद्दाख में जिला डीडीसी का चुनाव लड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, सोनू जी जो बोल रहे हैं पीडीपी और पीडीपी का जिस विषयों पे मतांतर है बीजेपी से, तो बीजेपी के साथ तो आप इतिहास में सरकार बना चुके हैं राज्य में। आप यदि आप जम्मू एंड कश्मीर के रियली हितैषी होते, यदि आवाज होते और आपको लग रहा है कि बीजेपी से हमारी मतांतर, ठीक है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब अनिल सिंह जी दें और सुमित पीर साहब के पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन अनिल सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है कि जब आप लोगों को सरकार बनानी थी, कभी केंद्र में कभी जम्मू कश्मीर में, आपने उन्हीं लोगों का साथ लिया जिन्हें आप गुपकार गैंग आज कह रहे हैं, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से तो आप कोई भी तमगा दे दीजिए, देशद्रोही साबित कर दीजिए। यही बात कही कि सबसे बड़ी जज कौन होती है? वो जनता होती है। यहाँ पर हम बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अभी जो हमारे पीडीपी के जो प्रवक्ता बंधु हैं, मैंने उनकी बात भी सुनी और मैं इनको केवल ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पंजाब में भी पंजाब को किस प्रकार से आतंकवाद की आग में झोंका गया था और फिर पंजाब उस आतंकवाद की आग से बाहर निकला। और आज जो है वो बहुत ही एक जो संयोजक है फारूक अब्दुल्ला, ये सोचना चाहिए ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका? मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है, बात पूरी कीजिए मैम जल्दी से। जी, पता नहीं ये कौन कौन से अलायंसेस के बारे में बोलते रहते हैं, ये जाने और इनका काम जाने। में इनकी तरफ से कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं जो हमारे पीडीपी के स्पोक्सपर्सन है उनका जवाब दे रही हूँ कि ये अगर पंजाब को उदाहरण देते, मुझे लगता है कि कश्मीर में इस मुद्दे पर बात हो गई। मेरे पास वक्त जरा सा कम है, बहुत माफी के साथ। दो मेहमानों के पास मैं जल्दी जल्दी जाना चाहती हूँ। सुमित पीर साहब, मुझे लगता है आप भी इस पर रिस्पॉन्ड करें जल्दी से, और उसके बाद आरजू जी के पास में जाऊंगी। सुमित जी। देखिए मैडम, पीस को एक मौका देना जरूरी है। मोदी जी ने पीस को मौका दिया हमेशा की तरह। बट अगर आप चाइना की बात करते, 370 की बात करते, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से बात करते, उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 370 लगाया, उसी पार्लियामेंट में सर्वसम्मति के साथ ये हटा। पूरे 2 दिन तक बहस हुई, लाइव टेलीविजन पे हुआ। तब आपकी लीडर उसी उनको कहती कि हिंदुस्तान के डाकुओं ने हमारा लूटा। और इन जो बाकी स्टेटों की बात कर रहे थे, वहां अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग झंडा नहीं है। तो ये जो डोगलापन है आपका, ये कभी आप चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान, कभी कुछ जो आपको राजनीति में सूट करता है, जिससे आपकी आरजू जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। और आरजू जी, आप जो कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि वहीं से हम एंड करें।
आरजू जी, जो आप कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूं कि वही आखिरी कमेंट हो इस शो का। और क्या आप शुभकामनाएं देना चाहती हैं भारत को, कश्मीर के आवाम को कल के चुनाव के लिए? कल से शुरू होने वाला है और सबसे अहम बात यह कि देखिए, भारत को मालूम है कि जख्मों पर कैसे मरहम लगाया जाता है, कोई मर्ज है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब क्या आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, भारत को मालूम है कि अपने देश के साथ, अपने देश के राज्यों के साथ, आवाम के साथ किस तरीके से विकास की बात करनी है, कैसे उन्हें अपने पक्ष में करना है। पाकिस्तान को अब अपने मसलों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके जो आज पैनलिस्ट आए हुए हैं, मैं जरूर उनकी अप्रिशिएट करूंगी, उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि आप लोग कश्मीर में कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने कोई उन लोगों को फ्रीडम नहीं दिया हुआ, ना वो बात कर सकते हैं, उनको हाउस अरेस्ट है, वो वोटिंग के लिए नहीं जा सकते, वो अपनी राय नहीं बता सकते, 370 से वो खुश नहीं है। तो भारत को चाहिए कि वो काम करे जिससे कश्मीर के लोग चाहते हैं, जो कश्मीर के लोगों को पसंद है। ये छोड़ के आपने पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, भारत क्या कह रहे हैं, आप वो चाहते हैं। जो कश्मीरियों का हक है वो कश्मीरियों को दे दें। देखिए, यही खूबसूरती है मैम, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कई बार रश्क भी करता होगा। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अपनी अपनी बात लोग रखते हैं, सार्वजनिक मंचों पर रखते हैं और जो मतभेद है वो सामने है। लेकिन हाँ, जब चुनाव हो रहा है तो तमाम पार्टियां पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और कश्मीर एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसका इंतजार कश्मीर की आवाम को लंबे अरसे से था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस डिबेट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।